नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे आपके बच्चों की दुनिया में हिंदी के बारे में, और इसके साथ ही साथ हम बात किए थे बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में भी हमने विशेष रूप में बात किए थे। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक लिखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं NCF एंड इट्स फोकस ग्रुप। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हम विशेष रूप से आज के वीडियो में बात करेंगे 2005 के बारे में, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के जो फोकस ग्रुप हैं उसके बारे में हम विशेष तौर पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, NCF 2005 में जो है 21 फोकस ग्रुप की चर्चा की गई है। 21 के बारे में बात की है, तो 21 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे, आप लिखेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड इट्स फोकस ग्रुप, यानी हिंदी में आप चाहें तो दे सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसके बारे में हम इसके फोकस ग्रुप, इससे जो है कई तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न जो पूछे जाएगा तो प्रश्न का प्रारूप इस प्रकार हो सकता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से आप क्या समझते हैं एवं इसके फोकस ग्रुप को बताएं। या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एवं इसके फोकस ग्रुप पर चर्चा करें। तो किसी भी तरह का प्रश्न आए आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो कंसेप्ट जो है, यानी कि आपका NCF 2005 और इसके जो फोकस ग्रुप है वो मैटर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए, आप सभी ने हेडिंग दे दिया होगा, तो इसके उपरांत आप सभी लिखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी इंग्लिश में कहेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, शॉर्ट में इसे आप कहते हैं NCF। तो NCF 2005 जो है विद्यालय शिक्षा पर नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ये क्या है? NCF 2005 जो है विद्यालय शिक्षा पर एक नवीनतम यानी कि न्यू राष्ट्रीय दस्तावेज है। हम देखते हैं कि इससे पूर्व भी जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनी है, यानी कि 2005 से पहले भी कई तरह के विद्यालय पाठ्यचर्या पर, यानी कि स्कूल के करिकुलम पर कई रूपरेखा बनी थी, जिसमें महत्वपूर्ण है 1976 में शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया था। तभी से संपूर्ण राष्ट्र में संचालित विद्यालयों में कुछ मूलभूत बातों पर शिक्षा को समानता से लागू करने का जो है चिंतन तीव्र गति से हुआ था। इसमें आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 1986 ने जो है पूरे देश की स्कूल पाठ्यचर्या में समान तथ्यों की सिफारिशें की थी। यानी जो आपका बना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप जानते होंगे 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो है पूरे देश की स्कूल पाठ्यचर्या में समान तथ्यों की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय स्तर पर जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 तैयार की गई, किंतु बच्चों पर जो है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का बोझ बढ़ता ही चला गया। यानी जितने भी हम यहाँ देख रहे हैं, जितने भी आपके नियम बने, जितने भी आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार किए गए, सब में क्या था? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का क्या था? बोझ बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए जो है शिक्षा के नाम पर बच्चों पर बढ़ते बोझ से मुक्ति दिलाने हेतु 1993 में, आप याद रख सकते हैं 1993 में जो है प्रोफेसर यशपाल का दस्तावेज, 1993 में जो है प्रोफेसर यशपाल का एक दस्तावेज आया था जिसका नाम दिए थे बिना बोझ की शिक्षा। 1993 में जो है प्रोफेसर यशपाल ने एक दस्तावेज पेश किए
जिसका नाम वो देते हैं बिना बोझ की शिक्षा आयाम, यानी कि उसको लॉन्च किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर जो है प्रति 5 वर्षों में एनसीएफ यानी कि मैंने कहा है आपको एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको जो हम लोग एनसीएफ के नाम से जानेंगे। जब भी एनसीएफ की बात है कि आपको ध्यान रखना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। परीक्षा में भी आप जो है एनसीएफ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके उपरांत लिखेंगे 1986 की सिफारिशों के आधार पर प्रति 5 वर्षों में एनसीएफ की पुनः समीक्षा की बात भी कही गई है, यानी कि प्रत्येक 5 साल में जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ जो है इस पर समीक्षा करने की भी बात कही की गई, मतलब बात कही गई है, इस पर विचार किया जाता है। इसके उपरांत जो है एनसीएफ 2000 की पुनः समीक्षा की गई। जैसे कि ये 2005 आया था, तो हमने यहाँ क्या समझा कि प्रत्येक 5 साल में, यानी कि 5 साल उपरांत क्या करना है, इस पर पुनः समीक्षा करना है, पुनः इस पर विचार करना है। इसीलिए जो है एनसीएफ क्या किया गया, एनसीएफ 2010 को लाया गया। 2005 में आया था एनसीएफ, 5 साल बाद इस पर पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा करने के उपरांत 2010 में इसे पुनः लाया गया। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार ने जो है पुरानी पाठ्यचर्या 2000 की पुनः समीक्षा कर नई पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण करने का निर्णय लेते हुए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। यानी कि इस पर समीक्षा की गई, प्रत्येक 5 साल में जो है इस पर पुनः समीक्षा करना है, पुनः इसे विचार करना है, और जो भी जरूरी सुझाव लगता है, जो भी सरकार को लगता है, जो भी कमेटी को लगता है कि इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है, तो उसे करके नए रूप से इसका निर्माण, नए सिलेबस का, नए करिकुलम का जो है निर्माण किया जाता है। इसके उपरांत आप लिखेंगे कि इसके द्वारा शिक्षाविद एवं संबंधित विशेषज्ञों के 21 फोकस समूहों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तैयार किया गया। इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए जो 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, जिसमें कहा कि 21 जो फोकस ग्रुप है वो बिंदुवार इस प्रकार हम लिखेंगे, समझेंगे। यानी परीक्षा में आप लिखेंगे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए जो 21 फोकस ग्रुप बनाए गए हैं वो निम्न है, या फिर वो इस प्रकार है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक बिंदु वाइज, पॉइंट वाइज आप 21 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। यदि क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा गया है तो बस उसका आप नाम ले सकते हैं, 21 के बारे में बता सकते हैं। जिसे हम एक एक करके यहाँ पर आपको हम चर्चा करेंगे। आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 21 तक नंबरिंग कर देंगे, सीरियल वाइज कर देंगे। उसी के अनुसार हम उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो 1 में आप लिखेंगे, पहला में आपको लिखना है शिक्षा का लक्ष्य, यानी कि एम ऑफ एजुकेशन। पहला जो इसका फोकस बिंदु है, जिसका हम बात करते हैं ना, आपका हम फोकस ग्रुप की बात करेंगे। तो फोकस ग्रुप का आपका जो है पहला है, पहला में आप सभी लिखेंगे शिक्षा का लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद सेकंड में लिखेंगे, दूसरा में आपको लिखना है पाठ्यचर्या में बदलाव, यानी कि सिलेबस हमको बदलाव भी करना है। इसका दूसरा क्या है, ये फोकस बिंदु है। 2 हो गया। अब आप 3 लिखेंगे। तीसरा में आप सभी को लिखना है भारतीय भाषाओं का शिक्षण, जो भी इंडियन लैंग्वेज है, भारतीय भाषाएं हैं, उसका भी शिक्षण कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। 3 के बाद आपका चौथा हो गया। चौथा में आप लिखेंगे अंग्रेजी शिक्षण। अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी तो आपका भारतीय भाषा नहीं है, भारतीय जितनी भाषा है उसका शिक्षण तो करना ही है, साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षण को भी इसमें रखा गया है। उसके बाद नंबर 5 में आप लिखेंगे, 5 में आपको लिखना है गणित शिक्षण, यानी कि मैथ आपको पढ़ाना है, गणित शिक्षण का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। 6 में आप लिखेंगे विज्ञान शिक्षण। 6ठा में आपको लिखना है विज्ञान शिक्षण। उसी तरह आप 7 में आप लिखेंगे, 7 में आप लिखेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण। और 8 में आपको लिखना है, 8वें नंबर में आप लिखेंगे आवास और सीखना। 8 में हम आवास, घर जो होता है, घर के बारे में, आवास और सीखना के बारे में आपको जानना है।
8 हो गया। उसका आप 9 में आप लिखेंगे, आप बिंदु दे सकते हैं 9 नंबर, और 9 में आप सभी को लिखना है। आप लिखेंगे 9। 9 में आप लिखेंगे कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच। 9 में आप सभी को लिखना है कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच। इसके उपरांत आपको 10 में लिखना है। 10 में आप लिखेंगे हस्तशिल्पों की धरोहर। हस्तशिल्पों की धरोहर आपको 10 में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप 11 में लिखेंगे। 11 में आप सभी को लिखना है कार्य और शिक्षा, यानी कि वर्क एंड एजुकेशन। कार्य और शिक्षा जो है आपके DLED सेकेंड ईयर में एक पेपर कोड ही है। आपका पेपर कोड है S3। जब आप DLED सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका पेपर कोड S3 है, जिसमें आप सभी को पढ़ना है कार्य और शिक्षा के बारे में। चलिए हम आगे कार्य और शिक्षा के बारे में बात करेंगे सेकेंड ईयर में। अभी हम फर्स्ट एक आपका जो 12 नंबर है, इसमें आपको लिखना है प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास। इसके बाद लिखेंगे आप 13 नंबर पर। 13 में आप सभी को लिखना है अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं। उसके बाद लिखेंगे आप 14 नंबर में। 14 में आपको लिखना है शिक्षा में जेंडर के मुद्दे। शिक्षा में जेंडर के मुद्दे। उसका लिखेंगे 15 नंबर में। 15 में आप सभी को लिखना है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी। उसके बाद 16 में आप लिखेंगे, 16 नंबर में आप सभी को लिखना है स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा 16 में लिखेंगे। उसके उपरांत 17 नंबर में आपको लिखना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा आपको लिखना है 17 नंबर में। उसके उपरांत 18 में आप लिखेंगे, 18 नंबर में आप दे सकते हैं, इसमें लिखना है शांति के लिए शिक्षा। शांति के लिए शिक्षा, यानी कि एजुकेशन फॉर पीस। शांति के लिए शिक्षा। उसके उपरांत आप 19 नंबर में लिखेंगे। 19 में आपको लिखना है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें। इस टॉपिक के ऊपर भी हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि आपके पेपर कोड F8 में इसको पढ़ना ही है। पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्य पुस्तकें क्या होती है, इसके बारे में हम विशेष से चर्चा करेंगे। एक अलग से आप सभी के लिए वीडियो इसके ऊपर लेकर आएंगे। चलिए आगे आप लिखिए। 19वां 20 में आपको लिखना है। 20 में आप लिखेंगे पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा। पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा। और चूंकि 21 था तो इसका अंतिम आप लिखेंगे 21 नंबर में। 21 में आपको परीक्षा सुधार, यानी जो भी आपकी एग्जामिनेशन पॉलिसी है, जो परीक्षा का नियम है, उसमें सुधार करने पर भी इस पर विशेष तौर पर बात किया जाता है। तो इसके उपरांत आप सभी को लिखना है कि पाठ्यक्रम जो है एक ऐसी संरचना है जिसके कारण ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका करिकुलम होता है, इससे क्या होता है, आपके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। यह एक विकासशील अवस्था में हमेशा रहती है। समाज में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में हमें दिखाई पड़ता है। पाठ्यक्रम में जो है समय अनुसार परिवर्तन ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की जो है बहुत सारी समस्याओं के निदान हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, शॉर्ट में इसमें आपको बताया था NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की जो है आवश्यकता महसूस की गई, जिसको आधार मानते हुए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। जैसे कि जो हमने 21 आपके फोकस ग्रुप की बात की है, 21 सिद्धांत है, इनको जो है आधार मान करके इनको इसमें शामिल किया गया। NCF में, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसे इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और इन सिद्धांतों के आधार पर ही
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों को भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि प्रत्येक 5 साल में जो है इसमें आवश्यक सुधार किया जाता है, इसमें आवश्यक बदलाव किया जाता है। तो ये आपके जो थे 21 जो हमने फोकस ग्रुप के बारे में भी आज की क्लास में जाना। तो इस वीडियो में खैर इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बाकी जो डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 है, F8 के बाकी यूनिट जो हैं उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।